बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का, जो कहते हैं कि हुकूमत को इतना डर क्यों है, उनके पूरे खानदान को गिरफ्तार कर लें, लेकिन वो जमहूरियत, एनएफसी, 18वीं तरमीम पर अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं करेंगे। आसिफ अली जरदारी की इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि हुकूमत को आसिफ अली जरदारी का इतना डर है कि इस्लामाबाद की तमाम पुलिस यहाँ खड़ी कर दी है। एक जज कोरोना और बीमारी की वजह से आसिफ जरदारी को वीडियो लिंक पर लाता है, एक अदालत में जबरदस्ती आसिफ अली जरदारी को पेश कराया जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू पर वफाकी वजीर मुराद सईद ने रद्द-ए-अमल में कहा है कि रोज़े अव्वल से कह रहे हैं कि इनकी सियासत का महवर महज अपनी चोरी बचाना है। इन्हें चोरी का हिसाब देने के लिए बुलाया जाता है, ये कारकुनों को ढाल बनाकर इदारों को धमकाने आते हैं। मुराद सईद ने कहा कि करप्शन और चोरी में इनके इत्तेहादी शरीफों को बुलवाया जाता है तो वो इदारों पर हमले करते हैं। सियासी बहस व मुबाहिसे का फोरम पार्लियामेंट है, वहां से ये भाग निकलते हैं। मुराद सईद ने मजीद कहा कि पर्ची चेयरमैन को बारहाए मुबाहिसे में बुलाया और दावत दे चुके हैं, लेकिन इनमें हिम्मत नहीं है। कौम को शरीफों और जरदारियों की सियासी तकरीरों में नहीं, पूछे गए सवालात के जवाबात पे दिलचस्पी है। कौम की लूटी गई दौलत का इनके पास जवाब है और न ही शरीफों के पास। सियासत की आड़ में कतन चोरी बचाने की इजाजत नहीं देंगे। मुराद सईद ने कहा कि रसीदें पेश करने या कौम की लूटी गई दौलत वापस लौटाने के अलावा कोई चारा नहीं। तोशाखाना रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश हो गए। अदालत ने फर्द जुर्म के लिए 9 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। अदालत ने आसिफ अली जरदारी को आइंदा समाअत पर भी अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी, अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद को भी 9 सितंबर को तलब कर लिया। और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत के दौरान जज असगर अली ने कहा कि उन्हें भी एहतसाब अदालत पहुंचने में मुश्किलात पेश आईं। उन्हें भी पुलिस चेक पोस्ट पर रोका गया, वो यू टर्न लेकर दूसरे रास्ते से आए हैं। बताया 6 जगहों पर तो नाके लगाए हुए थे। मोटरवे पुलिस के ऑफिस के अकबी रास्ते से अदालत पहुंचे। वो इस मामले को इंतजामिया के साथ उठाएंगे ताकि आइंदा ऐसी सूरत हाल ना हो। बराह रास्त आपको लाहौर लिए चलते हैं, जहां लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब। और उसमें 6 की नोटिफिकेशन फेडरल गवर्नमेंट ने इशू कर दी है। अब इंशाल्लाह साउथ पंजाब के अंदर भावलपुर जो हमारा स्पेशल इकनॉमिक जोन है वो तकरीबन नियर टू कंप्लीशन है, जिसका इंशाल्लाह बहुत जल्द हमने इफ्तिताह करना है। क्योंकि एक हमारा ये हमारे मंशूर के अंदर है कि जो लेस डेवलप एरियाज़ हैं उनकी तरफ भी हम तवज्जो दें, उनको भी एट पार ले आएँ। इसी लिहाज से मेरे ख्याल में आपने सुना होगा कि अभी पिछले कैबिनेट मीटिंग के अंदर साउथ पंजाब के अंदर हमने जो एक सेक्रेटेरिएट क्रिएट कर दिया है, उसके रूल ऑफ बिजनेस भी हमने डिफाइन कर दिए हैं। और जो सेक्रेटरीज वहाँ पे बैठेंगे वो फुल फ्लैज सेक्रेटरीज के पावर इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे। और एक जो उनको अपॉर्चुनिटी है वहाँ के लोगों को इंशाल्लाह हम वो भी देंगे, उस पर भी खुसूसी तवज्जो होगी हमारी। आपने फरमाया कि आपको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर चाहिए। मॉडल पुलिस स्टेशन का जो आइडिया है इसको हम प्रमोट करके आगे ले जा रहे हैं। पुलिस पे कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी, सिर्फ पॉलिटिकली उसको इस्तेमाल किया जाता था और दैट्स ऑल। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10,000 जो कांस्टेबल्स हैं उनकी भर्ती की अप्रूवल की है। हमने उनको तकरीबन 650 उनकी जो गाड़ियाँ थीं वो हमने उनको दे दी हैं। हमने पुलिस को एग्जेक्टिव अलाउंस भी दे दिया है, जिस तरह हमने सिविल ऑफिसर्स को दिया, कैबिनेट ने पिछले मीटिंग में अप्रूव किया है ताकि इनकी वर्किंग बेहतर हो। और जो अलाउंसेस थे जो इससे नीचे के जो हमारे लोग थे उनकी भी अप्रूवल उन्होंने दी है। 45 नए थाने बनाए, उनकी बिल्डिंग के लिए पैसे हम रिलीज़ कर रहे हैं। 101 जो थाने हैं उनके लिए लैंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि पुलिस को मॉडल पुलिसिंग की तरफ हम ले जाएं, उनकी वर्किंग बेहतर हो। इसके अलावा भी आपने जो काफ़ी जिक्र किया है कि आपके पार्किंग प्लाजाज के इश्यूज़ हैं, बिल्कुल ये पंजाब गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि जहाँ पे नहीं है हमें बनाने चाहिए और हम मूव कर रहे हैं। कुछ प्लान्स हैं, कुछ इंशाल्लाह हम आपसे लेंगे, उनको आगे जाएंगे। ट्रीटमेंट प्लांट्स की बात आपने की है, डेफिनेटली कि जितना जो एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ट्रीटमेंट प्लांट्स की हमें ज़रूरत है।
जैसा कि पिछले दौरे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे रिवर रावी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया था। आप सब लोग जानते हैं एक नया शहर बसने जा रहा है लाहौर के पैरेलल, इसकी 46 किलोमीटर लंबाई होगी, 1,08,000 एकड़ उसका रकबा होगा। फिर उसके अंदर जो 3 डैम बनेंगे उनसे पानी जो स्टोर होगा 5.5 लाख क्यूसेक का, उससे जो वाटर टेबल है लाहौर का राइज होगा, ग्रीन पॉकेट्स बनेंगे। तो ये जो इन्वायरमेंट है इस शहर का वो भी बेहतर होगा, क्योंकि पोल्यूशन इतनी हो रही है जो कि ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है और पानी का लेवल डे टू डे नीचे जा रहा है, तो उसको हमें मेंटेन करना है। तो उसके अंदर जब ये हमारी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी तो उसके अंदर इंशाल्लाह 90% 95% जो मटेरियल है वो हमारा लोकल इस्तेमाल होगा। तो एक इंडस्ट्री के साथ 40 इंडस्ट्रीज़ आपकी चलेंगी। तो इंशाल्लाह जो इकोनॉमिक बूम है एक इस मुल्क के अंदर ये आएगा। आप सोचेंगे कि कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट होगी इस मुल्क के अंदर, तो उसका हमें इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बाकी आपने सर जितनी जो मसाइल का जिक्र किया है, तो इंशाल्लाह इनको पूरी नेक नीति के साथ हम आपके साथ बैठेंगे। आपका एक एक इशू ये हल करना हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारी ड्यूटी भी है, क्योंकि आप जो कौमी तरक्की के अंदर आप जितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये हमारा भी हक बनता है। हमारे इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट मिनिस्टर साहब बहुत एक्टिव हैं, ये माशाल्लाह आप लोगों के साथ राब्ते में भी रहते हैं और मैं ख़ुद भी हूँगा। फेडरल के लिए जितनी आपको ऑफिस के लिए जगह चाहिए होगी, इसी तरह हम सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, उसके रूल्स हमने बनाए हैं, उसके लिए हम प्रोसेस में हैं, काफ़ी चीज़ें पाइपलाइन के अंदर हैं। तो जो इकनॉमिक एक्टिविटी है ये बहुत ज़रूरी है और इसकी तरफ हमें जाना है और इसके बगैर गुजारा नहीं है। जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है, पिछले दिनों भी मैंने मीटिंग की थी, तो मुझे बता रहे हैं कि इंशाल्लाह आपको अच्छी खबरें मिलेंगी। स्पेशली जो सीड के हवाले से है, हमें इस पे कुछ करना होगा और इसके अलावा अब चारा नहीं है, अब गुजारा नहीं होगा इस तरह से रिवायती तरीक़ों से, क्योंकि रिसर्च की तरफ तो कभी तवज्जो नहीं दी गई, कभी फंड ही नहीं दिए गए उनको। ये पहली दफ़ा हमने उनको फंड दिए हैं और उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि जो रिसर्च के इदारे हैं वो भी एक्टिव हों और कुछ करके दिखाएँ। तो इंशाल्लाह उस पर भी हमारी प्रोग्रेस होगी और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतरी लाएँ, कि हम शफाफियत लाएँ, हम अपने जो विजिट्स हैं हम खुद फील्ड में जाएं, देखें, तमाम इदारों को एक्टिव करें, हर कोई परफॉर्म करे, तमाम इदारे अपना काम करेंगे तो फिर ये काम इंशाल्लाह ठीक होगा। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों की तावन से, आपकी रहनुमाई के साथ पंजाब गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है। इंशाल्लाह आपके जितने भी इशूज़ होंगे उनको 1 बाय 1 प्रेसिडेंट साहब के साथ हमारा वैसे रब्ता होता है, तो इंशाल्लाह ये लेके हमें आपको कम्प्लीटली फैसिलिटेट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर। एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहना है सरदार उस्मान बुज़दार का, जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का बताना है कि मुल्क की मईशत से मुतल्लिक मज़ीद अच्छी खबरें हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र जुलाई में 2 अरब 76 करोड़ 80 लाख डॉलर्स हो गई। पाकिस्तान की तारीख में तरसीलात ज़र की ये सबसे ज़्यादा रकम है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि जून 2020 के मुकाबले में तरसीलात ज़र में 12.2% इजाफा हुआ। जुलाई 2019 के मुकाबले में तरसीलात ज़र का इजाफा 36.5% है। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन से मुतल्लिक तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन गैर कानूनी करार देते हुए रिपोर्ट कल अदम करार दे दी। सिंध हाई कोर्ट ने नैब, FBR और FIA को अलग-अलग इंक्वायरी का हुक्म दिया है। अदालत ने नैब और FBR को गुज़श्ता कमीशन रिपोर्ट से हटकर गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म दिया है। अदालत ने यह कहा कि नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक तहकीकात मुकम्मल की जाए। शुगर इंडस्ट्री से मुतल्लिक मालूमात रखने वाले अरकान को भी इसमें शामिल किया जाए। किसी को गैर कानूनी या नाजायज सब्सिडी दी गई है तो पता लगाया जाए। किसी हुकूमती ओहदेदार ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है तो तहकीकात की जाए। अदालत ने हिदायत दी कि FBR टैक्स कवानीन के मुताबिक तहकीकात करे। FIA भी शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट नज़रअंदाज करके असर-ए-नौ तहकीकात करे। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन और स्टेट बैंक गुज़िश्ता रिपोर्ट से मुतासर हुए बगैर अपनी जिम्मेदारी अदा करें। हुक्मनामे की कॉपी चेयरमैन नैब, DG FBR और गवर्नर स्टेट बैंक को इरसाल कर दी गई। तोशाखाना रेफरेंस की बात, जहां पर एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 7 सितंबर तक मुअख्खर कर दी। एहतसाब अदालत के जज ने कहा कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का मामला 25 अगस्त को देखेंगे। उस वक्त तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी आ जाएगा।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ शराब का लाइसेंस जारी करवाने का केस। वज़ीर आला पंजाब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर राहील सिद्दीकी नैब लाहौर में पेश हुए। PTI के रुकन सूबाई असम्बली गजनफर अब्बास भी नैब ऑफिस पहुंच गए। गजनफर अब्बास के खिलाफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भक्कर से मुतल्लिक तहकीकात जारी हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी भी नैब लाहौर में पेश हो गए। हनीफ अब्बासी पर पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में मुबैना घपलों का इल्जाम है। और मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि नैब न्याजी गठजोड़ अवाम की खिदमत करने वालों को सजा देने के सियासी इंतकाम के मिशन पर है। हनीफ अब्बासी को नैब न्याजी गठजोड़ का भिजवाया गया सवालनामा मज़हिका खेज और तजादात का मजमुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि नैब न्याजी गठजोड़ ने एहतसाब का मजाक और सियासी इंतकाम की तारीखी मिसाल कायम की है। और अब आपको बताएं कि नौशेरा में 5 साल बच्ची के साथ ज्यादती और कत्ल करने वाला मुलजिम बच्ची का पड़ोसी निकला। DPO नौशेरा का कहना है कि मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। इब्तिदाई बयान में मुलजिम का कहना था कि शनाख्त किए जाने के डर से बच्ची को कत्ल किया। DPO नौशेरा नजमुल हसनैन ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि बच्ची 15 अगस्त की दोपहर घर से निकली थी लेकिन वापस न आई और सिर्फ 2 घंटों के बाद ही बोरी में बंद बच्ची की तशद्दुद ज़दा लाश एक वीरान पोल्ट्री फार्म से मिली। DPO के मुताबिक मुलजिम और बच्ची एक ही गली में रहते थे। DPO ने बताया कि इस अहम केस में 15 से 35 साल की उम्र के अफराद पर खुसूसी नजर रखी गई। घर से खून आलूद कपड़े मिले जिस पर एक मुलजिम को हिरासत में लिया गया। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने ज्यादती और कत्ल का एतराफ़ किया। बच्ची की लाश जो है घर के 100 मीटर के फासले के अंदर से मिली थी और दूसरा जिस बेदर्दी से बच्ची को कत्ल किया गया था ये अप्रीहेंड किया जा रहा था कि मुलजिम के कपड़े भी खून आलूद होंगे। पुलिस को एक घर से एक गीले हुए कपड़े मिले जिनको मज़ीद चेक करने के ऊपर पुलिस को उसके ऊपर खून के दाग भी नज़र आए। मुलजिम जो है कत्ल करने के बाद सीधा अपने घर चला गया और वक़ूए के बाद 24 घंटे तक वो अपने घर से बिल्कुल नहीं निकला था। तो मुलजिम को हमने तफ्तीश की घर से ही बुलाया अपने थाने के अंदर और तफ्तीश के दौरान उसने एतराफ़ जुर्म किया। फोरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल होने के बाद मजीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। DPO के मुताबिक मुलजिम ने इब्तदाई बयान में बताया कि उसने शनाख्त के डर से बच्ची को कत्ल किया। मुलजिम के कपड़े और दीगर शवाहिद फोरेंसिक लैब भिजवा दिए गए हैं। कराची का रुख करेंगे जहां मुख्तलिफ इलाकों में निजी स्कूल्स खुल गए हैं। एक्शन कमेटी के रहनुमा इंजीनियर अब्दुर्रहमान का कहना है कि स्कूल तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ खोले गए हैं। स्कूल मजीद बंद रहे तो तलबा का तालीमी साल ज़ाय हो जाएगा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने जियो की खबर का नोटिस ले लिया है। निजी स्कूल खोलने की रिपोर्ट पर एक्शन लेकर सेक्रेटरी तालीम और DG प्राइवेट स्कूल्स को आज खुलने वाले स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी है। सईद गनी ने कहा कि सिंध में जो निजी स्कूल खुले हैं उनकी रजिस्ट्रेशन फौरी कैंसिल कर दी जाए और कहा कि मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स इन स्कूल्स की इंतजामिया के खिलाफ सख्त इकदामात करें। बच्चों की जिंदगी से खेलने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। सईद गनी का मजीद कहना था कि हुकूमती रेट को चैलेंज करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ताकतवर लैंड माफिया ने खैबर पख्तूनख्वा में महकमा औकाफ की 78% कीमती अराजी पर कब्जा कर रखा है और महकमा माली तौर पर तकरीबन दिवालिया हो चुका है। इसी मामले की मजीद तफसीलात जानते हैं। रोजनामा जंग के सीनियर सहाफ़ी अरशद अजीज मलिक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अरशद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा हमारे देखने वालों को। जी, खैबर पख्तूनख्वा में महकमा औकाफ की 65,108 कनाल अराजी है जिसमें से 50,612 पर जो है लैंड माफिया ने कब्जा कर रखा है। इस वक्त महकमे के पास सिर्फ 13,763 कनाल अराजी है जो कि टोटल जो 100% बनती है उसमें से 21% इनके पास मौजूद है जिसका ये किराया वगैरह ले रहे हैं। इसके अलावा 1451 कनाल अराजी जो है मुख्तलिफ महकमे हैं जिसमें पुलिस है, तालीम है, इनके पास कब्जे में है। तो इनकी जो रेवेन्यू है वो पिछले साल भी 52 करोड़ रुपए इनको नुकसान हुआ और इस साल मजीद खसारा बढ़ने के इम्कानात हैं। ताहम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस हवाले से एक इजलास तलब किया था। उसमें उन्होंने फौरी तौर पर अहकामात जारी किए हैं कि लैंड माफिया से तमाम अराजी जो है वह गुजार कराई जाए और फौरी तौर पर इस पे जो है महकमा औकाफ अपना कंट्रोल हासिल करे। इलाहाबादी महमूद खान ने पेशावर में 3 मेगा प्लाजा भी तामीर करने की हिदायत की है
تاکہ وہاں سے جو انکم آئے اور یہ جو خسارہ جا رہا ہے اس وقت محکمہ اوقاف کا یہ کم کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، وزیر اعلیٰ نے اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے احکامات بھی جاری کیے ہیں کہ فوری طور پر لینڈ مافیا کے قبضے سے یہ زمین واگزار کروائی جائے۔ بہت شکریہ۔ کورونا کے معاملے پر وفاقی حکومت کی کارکردگی عوام کو بھا گئی۔ پلس کنسلٹنٹس کے سروے میں 47% افراد وبا کو کنٹرول کرنے میں حکومتی کارکردگی سے خوش نظر آئے۔ تو انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ کے سروے میں 51% افراد نے وفاقی حکومت کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دونوں سرویز میں مزید کیا ہے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کورونا وائرس کے معاملے پر وفاقی حکومت کی کارکردگی کیسی رہی اور کیا اس نے بہتر کام کیا؟ پلس کنسلٹنٹ اور انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ کے سرویز میں عوام نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا۔ کورونا کے خلاف وفاقی حکومت کی کارکردگی کے سوال پر پلس کنسلٹنٹ کے سروے میں 47% افراد نے کارکردگی سے مطمئن تو 37% نے غیر مطمئن ہونے کا کہا۔ 13% نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا۔ انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ کے سروے میں مطمئن افراد کی شرح زیادہ نظر آئی اور 51% نے کارکردگی کو اچھا کہا، جبکہ 42% نے کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ 7% نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پلس کنسلٹنٹ نے وائرس کے پھیلاؤ اور اس کے منفی معاشی اثرات کے بارے میں جاننے کے لیے بھی سوالات کیے۔ کورونا وائرس سے متاثرہ کسی مریض کو ذاتی طور پر جاننے کے سوال پر 46% نے اس کا جواب ہاں میں دیا، جبکہ 54% نے کہا کہ وہ کسی مریض کو ذاتی طور پر نہیں جانتے۔ معاشی مسائل کے سوال پر سروے میں 93% افراد نے کورونا کے باعث لاک ڈاؤن کے نتیجے میں کسی کے بے روزگار ہونے کا کہا، جبکہ 7% نے اس کے برعکس رائے دی۔ مستقبل میں روزگار کو خطرات کے سوال پر 93% نے رائے دی کہ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے، جبکہ 7% نے کہا کہ انہیں ایسا کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ کورونا کے باعث مالی امداد کی ضرورت کے سوال پر سروے میں 67% افراد نے کہا کہ انہیں وبا کے دوران اس کی ضرورت محسوس ہوئی، جبکہ 33% نے کہا کہ انہیں مالی امداد کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ پلس کنسلٹنٹ نے لوگوں سے یہ سوال بھی کیا کہ ان کے خیال میں کورونا کے دوران کس سیاسی جماعت نے عوامی فلاح و بہبود کے لیے سب سے زیادہ کام کیا۔ 28% نے پاکستان تحریک انصاف کا نام لیا، 16% نے جماعت اسلامی، 10% نے پاکستان پیپلز پارٹی، 10% نے پاکستان مسلم لیگ نواز، جبکہ 8% کا کہنا تھا کہ نجی اداروں اور NGOز نے عوامی فلاح و بہبود کے لیے سب سے زیادہ کام کیا۔ 44% کا کہنا تھا کہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے کسی نے کام نہیں کیا۔ انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ نے سروے میں 15 ستمبر سے اسکول اور کالجز کھولنے کے فیصلے پر بھی عوام سے رائے لی، جس کے جواب میں 77% نے وفاقی حکومت کے اس فیصلے کی بھرپور حمایت کی، جبکہ 18% نے اس فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا۔ 5% نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اسکول اور کالج کھلنے پر اپنے بچوں کو بھیجنے کے سوال پر آئی پول کے سروے میں 80% افراد نے اس پر آمادگی کا اظہار کیا، جبکہ 16% نے کہا کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول اور کالج نہیں بھیجیں گے۔ 4% نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ فلمی ستارے ہوں یا بزنس ٹائکونز، ان کی شادیاں بھی مہنگی اور طلاق اس سے بھی مہنگی ہوتی ہے کئی بار۔ جنوبی کوریا کے اداکار سونگ جونگ کی 1 سال بعد طلاق ہوئی، $85 ملین کے اثاثے دونوں میں تقسیم ہوئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جنوبی کوریا کے اداکار کی سابقہ بیوی سونگ ہائی کیو کے پاس $12.3 ملین مالیت تھی اور اسی مالیت کی 3 جائیدادیں تھیں۔ اداکار سونگ جونگ کی اور سونگ ہائی کیو نے گزشتہ سال اختلافات کے باعث طلاق کے لیے درخواست دائر کی۔ یہاں یہ بھی دنیا کی سب سے مہنگی طلاق دنیا کے امیر ترین شخص جیف بیزوس کی ہوئی تھی۔ ان کی سابقہ اہلیہ کو طلاق کے بعد $35 ارب ملے۔ چینی بائیوٹیک ارب پتی جو وی منگ کی سابقہ اہلیہ کو طلاق کے بعد ان کی آدھی دولت یعنی $3.2 ارب ملے۔ بھارتی اداکار رتک روشن نے طلاق کے بعد سوزین کو $50 ملین ادا کیے تھے۔